वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं 4 टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और उनकी प्रॉपर्टीज कवर कराऊंगा। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत लेंथी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, चाहे वो एनटीएस से, चाहे वो पीपीएस, चाहे जिस चीज की भी, वैसे इससे क्वेश्चनिंग कम होती है, लेकिन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। फिर आप जो भी चीज पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आने वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे, तो आपको इन बॉन्ड्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मेरा नाम आप सबको पता है, मोहम्मद शाहिद, और हमारा खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। सब्सक्राइब कर दें, देखने तो वैसे आ जाते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करें, आपको हर न्यू वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम की तैयारी के लिए सबके लिए बहुत अहम है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में वो कहता है the bond which is formed by complete transfer of, ट्रांसफर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आहा, अगर आपको गलत लग रहे हैं तो सही कर दीजिएगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बने। मतलब एक चीज डोनेट करेगी, मतलब ऐसे कहूं कि मैं, ये है इलेक्ट्रॉन, मैं हूं कोई एटम, मैं इसको ऐसे फेंक दूं किसी और को, जो भी ले ले उसको अपनी मर्जी है, फेंक दूं, मतलब ट्रांसफर हो गया, मुझसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो उससे जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड। जैसे 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 एग्जांपल, कुछ वर्ड यूज होते हैं, यहाँ पे कुछ यूज करते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताता चलूं, वर्ड यूज होगा कंप्लीट ट्रांसफर, खाली ट्रांसफर नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर, मुकम्मल ट्रांसफर होगा, एक से दूसरे की जानब जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, क्वेश्चन ये है, हैशटैग लगा लें कि हम जो है ना क्यों भी ट्रांसफर करें, वजह। कोई एटम किसी दूसरे एटम को क्यों देना चाहेगा या लेना चाहेगा, कोई वाई एटम डोनेट, इसको अगर कोई दे दे, कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो लूज कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? उससे आता है कौन सा चार्ज? कैटाइन। अगर कोई एक्सेप्ट कर ले तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? एनाइन। एनाइन, ये कौन कौन से चार्ज होते हैं? ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। क्लियर है बात? अगर कोई लूज कर रहा है तो कैटाइन, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या है? एनाइन। सवाल मेरा ये है कि एटम ये लूज क्यों करते हैं या एक्सेप्ट क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटम रिएक्ट ही क्यों करते हैं? व्हाई एटम रिएक्ट विद ईच अदर? तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखते जाए रजिस्टर पे, मे भी पेपर्स में आ जाए। फिर थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड कैसे बनती है, या क्वेश्चन आ जाए व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करेंगे? पहले मैंने कहा कि एटम डोनेट क्यों करते हैं किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉन को, या एक्सेप्ट क्यों करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे से। ये जो क्वेश्चन है इनका सेम आंसर लिख सकते हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट, एटम स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी या तो ऑक्टेट, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर डुप्लेट। डुप्लेट, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। या तो एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी शेल में, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो क्या करता है? स्टेबल होता है। टू गेन स्टेबिलिटी द केमिकल फॉर्मेशन होती है, टू गेन स्टेबिलिटी। और दूसरी बात, रिएक्ट भी इसी वजह से करते हैं कि ऑक्टेट या डिप्लेट पूरा हो जाए। लूज या एक्सेप्ट इस वजह से करते हैं कि क्या हो जाए?
उनका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी हासिल हो जाए, भाई सुकून में आ जाए। समझी बात? चलो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन थे तो इनको किया करें, ठीक है। और ये भी आपको पता है हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से, शेयर करने से, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देने से या एक्सेप्ट करने से। ये डिफरेंट चीजें हैं, इससे बॉन्ड बनता है। हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द डोनेशन एक ही बात है, or by accepting the electrons or by the sharing of electrons a chemical bond is formed। chemical bond एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वो बॉन्ड इस तरह बनता है लूज या गेन करने से। खैर मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल लेते हैं, आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 8, लास्ट में कितने बचते हैं 1, तो उसको ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके पास क्या बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 2 8। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 8, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने पॉजिटिव चार्ज। इसको लिखते कैसे हैं Na, यहाँ पे लिखते हैं Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या लिखते हैं Na के ऊपर इसको कहते हैं कैटाइन। लूज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको क्या कहते हैं कैटाइन। अच्छा उसके बाद आता है आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन मैं इधर लिख लेता हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखो 2 8 7, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से आएगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, कुर्बानी दी है Na पॉजिटिव जो दिया है, उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जो इलेक्ट्रॉन चला गया इसको लिखते कैसे हैं क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इससे ले लेगा तो क्या बन जाएगा, जो ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ आई बात? सबसे पहले हुआ क्या, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे हो गए। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो चला गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने क्या किया एक्सेप्ट करके क्लोरीन नेगेटिव बना दिया, क्लोराइड आयन बना दिया। समझ आई बात की, ये Na पॉजिटिव या क्लोराइड आयन। अब दोनों मिलकर Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। या न्यूट्रल भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल बने, मोस्टली केसेस में न्यूट्रल बनता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है। अब कोई कहते हैं कि ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये नाम तो है आयोनिक बॉन्ड, एक्चुअली होता क्या है, ये जो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं, एक दूसरे को बाउंड किए हुए होते हैं। एक्चुअली में ये चिपक के नहीं रहते, जैसे आप समझते हैं कभी भी आपने नहीं देखा होगा Na और Cl इस तरह लगे हों, नो नेवर, नॉट एट ऑल। ये हमेशा इस तरह नजर आएंगे, आपको इस तरह नजर आएंगे, क्योंकि ये इस तरह मिलते हैं। समझ आई बात, क्लियर हुई बात? आपने लिखना क्या है, आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है, फिर बताना है सोडियम हैज 11, sodium atomic number is 11, when it's donate its 1 electron, then it becomes Na positive, its octet completed. After that chlorine has 7 electron in valence shell, then it accepts its 1 electron from sodium, it becomes chloride ion. Both ions combine to form NaCl. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं NaCl। क्लियर है बात? ये एग्जाम्पल में सिर्फ ये लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे, डेफिनेशन ये। क्लियर है? सवाल मेरा ये है कि जब इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका था
देखिए सोडियम ने क्या किया, 8 इसका 2 8 1, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऑक्टेट पूरे थे, तब ये क्लोरीन के साथ क्यों मिला? सवाल बनता है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, सेम क्लोरीन की कहानी देख लें। सेम क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 287। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इधर भी 8 आ गए। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट व्हाई इट रिएक्ट्स विद सोडियम, इन्होंने फिर आपस में रिएक्ट क्यों किया? इवन के हमने कहा था पहले लेक्चर के शुरू में कि कोई भी एटम हो ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना चाहता है स्टेबिलिटी की वजह से। जब ये ऑक्टेट पूरा कर चुके हैं, तब ये स्टेबल हो चुके हैं, तब इन्हें रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? कोई बता सकता है आंसर इसका प्रॉपर? क्वेश्चन करेंगे ना टीचर से, तब आपको पता चलेगा। खाली चुपके से बैठे रहेंगे, जी सर ये रिएक्ट करके बचपन से पढ़ते आए होंगे, सोडियम और क्लोरीन मिलकर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, NaCl बना देते हैं और साल्ट बन गया। साल्ट तो बन गए, लेकिन जब ये इसका ऑक्टेट पूरा था, इसका ऑक्टेट पूरा था, तब क्यों रिएक्ट किया? इवन के इनको स्टेबल होना चाहिए था। समझ आई ना बात? अच्छा, इसका आंसर ये है, ये जो होता है सोडियम, ये होता है गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड गैसियस फॉर्म में, ये दोनों गैसियस फॉर्म मिलके बनाती है सॉलिड फॉर्म। तो गैसियस से ज्यादा स्टेबल सॉलिड फॉर्म होती है, इसीलिए ये रिएक्ट करके दोबारा NaCl बनाते हैं। आंसर क्लियर हुआ? आंसर क्लियर हुआ? Na और Cl किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में। रिएक्ट करने के बाद किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि इनका ऑक्टेट भी पूरा था, फिर भी इन्होंने रिएक्ट किया हुआ है, बिकॉज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन both are in the form of gases. When they reacted they form solid form. स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबल हो गए। एक स्टेबिलिटी है, ऑक्टेट है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल सॉलिड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, ऐसे ऑक्सीजन गैस है, वो गैस तो किसी के हाथ में नहीं आने वाली ना। आप इन्वायरमेंट में अगर मैं उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, तो वो पड़ी रहेगी जहां मैं रख दूं, इसीलिए मतलब वो स्टेबल होगी। वो क्या होगी? स्टेबल होगी। समझ आई बात? क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगर मैं सेम इसी तरह लिख दूं, क्या इसको रेज कर दूं? अच्छा देखें जरा, MgCl2, ये MCQ आपके इस तरह बनेंगे कि बताएं ये आयोनिक बॉन्ड है, ये MgCl2 दे दें, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर मेटालिक बॉन्ड है। तब आप सोचते रहेंगे सर ये कौन सा है, हमें क्या पता। तो उसके सोल्यूशन के लिए ये बताना पड़ता है, ठीक है। MgCl2, आपको अभी क्लोरीन की क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 8 एट द एंड 7, सेम इधर 2 क्लोरीन है ना, तो 2 8 7, क्लियर है। मैग्नीशियम को देखें 12, तो क्या बनेगा? 2 8 2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब जाहिर सी बात है उसके पास क्लोरीन भी तो 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। समझ आई बात? लिखेंगे किस तरह, ये तो मैंने बताया है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे इसको इस तरह के, आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 2 क्लोरीन थे, कितने? 2 क्लोरीन थे, तो वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? 2Cl-2। समझ आई बात? या आपको अलग अलग लिख सकते हैं, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? -2 कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इस वजह से -2 आया। क्लियर हुई बात? अब इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, चेक करें। Mg+2 है, Cl-2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Mgc, यहाँ पे 2, तो बनेगा आपके पास MgCl2। समझ आई बात? ये 2 इलेक्ट्रॉन
इसमें एक्सेप्ट किए इसलिए नेगेटिव 2 आया। मोस्टली बुक्स में आप यहाँ पॉजिटिव 2 पॉजिटिव इस तरह भी लिखा होता है, 2 नेगेटिव इस तरह भी लिखा होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ आई बात, क्लियर है। इसको लिखते किस तरह एग्जांपल्स में, एग्जांपल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, खाली क्या लिखते हैं, खाली लिखते हैं इसी तरह mg, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज mg पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाता है फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर बन जाएगा नेगेटिव, यानी है ना 2cl नेगेटिव 2। मोस्टली इस तरह भी लिखते हैं Cl2, इस तरह भी लिखते हैं न्यूट्रल बना के, नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 से क्या शो होता है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और जो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको कहते हैं एनाइन, जो लूज करता है वो कैटाइन। इनमें से कैटाइन एनाइन कौन से हैं, ये लूज किया ये आपका कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्ट किया ये आपका एनाइन। इनमें से पहचान करिए एनाइन या कैटाइन। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, Mg प्लस 2Cl नेगेटिव 2 Mg पॉजिटिव इधर MgCl2। क्लियर है बात, क्लियर हुई बात। इस तरह उसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, एक्सप्लेनेशन में यही लिखेंगे मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, they lose their 2 electrons, after that they want to complete their octet, they want to complete their octet। उसके बाद क्या लिखेंगे, after that chloride there are 2 chlorine atom, when they accept 2 electrons they complete their octet, so they becomes chloride negative ion, both react with each other to form MgCl2, MgCl2। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा मैं इसको रेज करता हूं, लिखते जाए ना थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। सवाल एक बनता है मजे का, मजे का सवाल बनता है, MgCl2 को नजर में रखें ना, मजे का सवाल बनाने वाला हूं, MgCl2 को नजर में रखें। मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम, या तो अपना डुप्लेट पूरा करेगा ऐसे, या अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, बिल्कुल ठीक। डुप्लेट में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सवाल यह है, जब मैंने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उसमें 2 8 और एट द एंड 2 आए। अब मैं कहूं कि जब इसका डुप्लेट पूरा है तो इसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, सवाल पूछते नहीं हो, खुद ही मुझे बताने पड़ते हैं। जब इसका डुप्लेट पूरा है तो इसको क्या जरूरत है डोनेट करने की। इसका आंसर देखें कि हीलियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं, नियॉन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जिनॉन हो गई, ठीक है, जिनॉन हो गई, इनके वैलेंस शेल में 8 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आई बात, इनका मतलब ऑक्टेट पूरा होता है, इसका डुप्लेट पूरा होता है। स्टेबल होते हैं सारे, सारे के सारे ये स्टेबल हैं, नोबल गैसेस हैं, और ये जितने भी एटम है वो नोबल गैसेस की तरह होना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये था कि इसमें जब डुप्लेट पूरा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किए, वाई? कोई आंसर दे सकता है? अगर आपको आंसर पता है तो यहां से पॉज करके नीचे कमेंट में बता दें, अगर नहीं पता तो आगे वीडियो को देखें। चलो, आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में राइट साइड पे वो होता है हीलियम। हाइड्रोजन बनना चाहता है हीलियम की तरह, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे के पूरे डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करना चाहता। लिथियम के वैलेंस शेल में, लिथियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे वैलेंस शेल नहीं, इसके ओवरऑल एटॉमिक नंबर 3 होता है। कितना? सोडियम की बात करें, सोडियम के इधर क्या होगा, 11 होता है। सेम इस तरह बढ़ते जाएं, सेम इस तरह बढ़ते जाएं, यहाँ पे क्या आएगा, के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 19। इस तरह बढ़ते जाएं, एटॉमिक नंबर और बढ़ता जाएगा। सवाल यह है कि हाइड्रोजन के सामने था हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह पूरे करना चाहता है। अब जिसके सामने जो आएगा वो उतने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। मैग्नीशियम के सामने
ऑक्टेट रूल वाले थे, डुप्लेट रूल वाले नहीं थे, इसलिए वो क्या करेगा अपना पूरे ऑक्टेट ना के डुप्लेट। डुप्लेट पूरा नहीं करना चाहता बेचारा, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। समझ आई बात? अब समझ आई कि मैग्नीशियम को डुप्लेट क्यों नहीं चाहिए था, ऑक्टेट क्यों चाहिए था। कोई बच्चे जो पॉज करके बैठे थे, सर ये ज्यादा अमीर होना चाहता है ना, दो वाला बहुत ज्यादा गरीब होता है। गरीब नहीं होता, वो स्टेबल होता है। स्टेबल में, स्टेबिलिटी में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। जो स्टेबल है, गरीब है, अमीर है, स्टेबल तो है ना। समझ आई, ये एटम्स की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये डोनेट हो गया, MgCl बन गया। एक और यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है, एक और टर्म नोट कर लें। अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेट्स सपोज मैग्नीशियम है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Mg पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज आपका सोडियम है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na पॉजिटिव + 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी लिख दें, 1 इलेक्ट्रॉन भी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के अमल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के अमल को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy, the amount of energy required to remove an electron in the gaseous phase. Gaseous phase में जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होती है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो रिमूव करने के लिए जरूरत होती है। उसके बाद दूसरे मैंने लिखा क्लोरीन + इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोराइड आयन बन गया। अब इनको एक्सेप्ट करने की, इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करने की जो होती है एनर्जी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंटर एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज के अंदर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, घुसाने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, जो रिमूव हो, एटम को रिमूव करने के लिए, और एटम को अंदर दाखिल करने के लिए कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब ये दोनों मिल जाए, लेट्स सपोज Na पॉजिटिव + Cl नेगेटिव, जब ये दोनों मिलते हैं तो NaCl बनता है। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, क्लियर है बात? लैटिस एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा होना चाहिए, दिखाई पड़ रहा होगा। NaCl दिखाई पड़ रहा है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहां तक तो समझ आ रहा है। यहाँ पर देखें, मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये दोनों आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल जाते हैं तो NaCl बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, ये गैसेस फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म, तो इसकी जो एनर्जी होती है, रिलीज होती है, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। लैटिस एनर्जी क्या होगी, जब 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, स्टेबिलिटी एनर्जी के। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, अपोजिट रेसिप्रोकल होंगे। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी NaCl उतना सुकून में रहेगा, और बाद में इसको तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझिए, जितनी रिलीज हुई उतनी देंगे तोड़ने के लिए NaCl को। अच्छा, यहां तक तो आपको क्लियर हुआ आयोनिक बॉन्ड। सवाल ये है कि क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि सर जब कोई एग्जांपल आ जाए, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड है, हम कैसे पहचान करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक बॉन्ड लिखता हूँ HCl, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आप कहेंगे सर H पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो इसको होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कैसे पहचान करेंगे,
कि आयोनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी पढ़ा नहीं है, बताते हैं, सब बताते हैं। मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा होने वाला है। इसकी पहचान करने के लिए आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के बिटवीन, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के बिटवीन। जहां आपको मेटल्स नजर आए, जैसे लिथियम हो गई, जैसे मैग्नीशियम हो गई, जैसे एल्यूमिनियम हो गई, जैसे जिंक हो गई, जहां आपको ये सारी चीजें, जैसे सोडियम हो गई, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। आपके लेफ्ट साइड पे मोस्टली मेटल्स ही पाई जाती है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में क्लोरीन हो गई, आयोडीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, ये सारी नॉन मेटल्स होती हैं। सवाल ये बनता है कि हाइड्रोजन को मेटल्स में काउंट करें कि नॉन मेटल्स में। हाइड्रोजन बेचारे मेटल्स में नहीं आती, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये मेटल्स में नहीं आती, गैस में आती है। ख्याल कीजिएगा, हाइड्रोजन को मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं। रिपीट, हाइड्रोजन को मेटल्स में काउंट नहीं करते। समझ आ रही है बात की? इसलिए लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, इनका बॉन्ड कहीं भी नजर आए आपको, कहीं भी, तो आप कह देंगे वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है बात? क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बॉन्ड इस तरह हो कि मैं कहता हूं NaCl है, Na यहाँ पे Cl की जगह पहले मैं F लगा दूं, NaF है, NaCl है, NaBr है, अच्छा Na आयोडीन है। मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? आयोनिक बॉन्ड है सारे के सारे, नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल मेटल, सॉरी मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। सवाल मेरा ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग कौन सा होगा? मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रांग होगा? इसका सिंपल आंसर ये है, मैं यहां पे लिखवा दूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर आयोनिक बॉन्ड, मोर आयोनिक बॉन्ड। सबसे ज्यादा क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर सबसे ज्यादा क्या होगी? सबसे ज्यादा आपका जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, आयोनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। इनमें से जाहिर सी बात है फ्लोरीन स्ट्रांग होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यहां तक तो क्लियर है। अगर मैं लिख दूं किस तरह, ये समझ आई उस पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट लिखे, इनमें से कौन सा स्ट्रांग होगा? NaF लिख दूं, MgF लिख दूं। अब पूछूं इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड वो होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे। जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेफ्ट से राइट ऐसे बढ़ते जाएं, या आप सिंपल टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएं, उनके क्या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। जाहिर सी बात है, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है? 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3, MgF2 लगा देता हूं, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3। इस तरह अगर आपको ये नजर आए कि आपका नॉन मेटल सेम रहे, नॉन मेटल सेम रहे और मेटल चेंज होती रहे, तो आप वो चेक करेंगे, वो वाले मेटल चेक करेंगे जो इसके ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे। इसके ज्यादा है, ये इजीली डोनेट करेगी, इसीलिए ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उससे। अच्छा, ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा आपको, इस तरह लिख देता हूँ, MgCl2, MgCl2, MgF2 ही ठीक है बस, क्योंकि यहाँ पे ये मेटल सेम है और ये नॉन मेटल सेम है और मेटल्स डिफरेंट है। मेटल्स को देखें डिफरेंट है, तो सबसे ज्यादा टॉप टू बॉटम देखें ये नीचे होती है, नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, इजीली डोनेट कर देगी, इसको ये इजीली ले लेगा। जो इजीली डोनेट कर दे वो, आप जाहिर सी बात है तकलीफ नहीं दे रही, सुकून से दे रही है, भाई ले लो मुझसे। ये लूटने के लिए इसके पास है तो ये ज्यादा मतलब
तकलीफ दे होता है, कहता है मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा, एट द एंड फ्लोरीन दे जाता है, ये आसानी से दे देता है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड, इसका इसका वीक बॉन्ड होगा। अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या आप कहें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर आयनिक बॉन्ड, उसके बाद क्या होगा, अगर सेम नॉन मेटल सेम आ जाए तब क्या होगा, तब हम मेटल्स को चेक करेंगे, जो टॉप टू बॉटम नीचे बढ़ती जाएगी वो ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। ऐसे अगर मैं लिख दूं, मैं लिखता हूं लिथियम, अच्छा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनमें से पूछो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहां भी एफ लगा दूं, यहां भी एफ, यहां भी एफ, यहां भी एफ, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो रुबिडियम वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर के वाला, फिर सोडियम वाला, फिर लिथियम वाला। समझ आई बात की? वाई, क्योंकि इनका जो है ना नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ये आसानी से दे देते हैं भाई, हमसे नहीं रखा जाता, ये नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा, ये आसानी से देगा, फिर ये एट द एंड ये कम। क्लियर हुई बात? अच्छा, आयनिक बॉन्ड की इतनी सी बातें थी, अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। इनकी पहचान कैसे होगी, आप मेटल और नॉन मेटल को देखेंगे, दो नजर है, समझ लेगा, बगैर सोचे समझे आयनिक बॉन्ड पे ही लगा दीजिएगा। क्लियर है? मेटल और नॉन मेटल नजर आए, ये ट्रिक है सिंपल सी, मेटल और नॉन मेटल नजर आए तो एमसीक्यूज में पूछेंगे सर कौन सा बॉन्ड है, तो बगैर सोचे समझे आयनिक बॉन्ड पे ही लगाइएगा। चलो इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इनकी कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा पहली बात, इट हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए डबल टी, और यहां पर लिख रहा हूं पूरे स्पेलिंग, आप खुद लिख लीजिएगा, समझिए, या इसको दूसरा नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिजिक्स में मोस्टली यूज होती है, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर जो फोर्स यूज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होती है, तो उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आई बात की पहली बात। दूसरी बात, दे आर सॉलिड, ये सॉलिड इन नेचर होती हैं, सॉलिड होती हैं, जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड होंगी, सॉलिड होंगी ना, सॉल्युबल कहां पे होते हैं, दे आर सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। कोई पूछे आपसे, they are solid, why? Because they have strong electrostatic force, reason यही लिखना, they have strong electrostatic force, soluble in water but insoluble in insoluble in insoluble in organic compound, organic solvent, organic solvent, organic solvent कौन से होते हैं, CCl4 हो गया, ETC, CCl4, टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्रा कार्बन क्लोराइड। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, इन वाटर और इन लिक्विड स्टेट, और इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट जो होगी इनकी, उनमें ये गुड कंडक्टर होते हैं। रीजन पूछे वाई, आपसे पूछेंगे आयनिक बॉन्ड आर गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट, वाई, या कहें कि आयनिक बॉन्ड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाई, या पूछें आयनिक बॉन्ड आर सॉलिड, वाई, इनकी सेम रीजन है, पहली बात दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्थ पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉरी इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में इनकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में इनके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, NaCl दूर, क्लोरीन दूर, जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट आसानी से पास हो जाएगा। समझ आई बात की? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से लिक्विड स्टेट या वाटर में दे आर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्लियर हुई प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड क्लियर हुआ? ओके चलो जी, छोटी छोटी बातें, इनके मेन क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि आप आयनिक बॉन्ड की पहचान करें। समझ आई बात की? समझ आई बात की? आयनिक बॉन्ड की पहचान करें। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा अभी जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा था वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था टू द अदर एटम, ये था इट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, ओहो स्पेलिंग म्यूचुअल के गलत हो जाए तो माफ करना बच्चों, सेट कर लेना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे को म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ सुलह से रहने को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। भाई सिंपल सी बात है, वो कहता है कि भाई 10 रुपीज है आपके पास, आप स्टेबल हो जाएंगे, मेरे पास 10 रुपीज सॉरी 5 रुपए है मेरे पास है, आपके पास 5 रुपए है, तो हम कहते हैं भाई हम दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, एक काम करते हैं हम दोनों अपने 5-5 रुपए मिला लेते हैं। जब 5-5 रुपए मिला लेंगे तो वो 10 आपको भी नजर आएंगे, वो 10 मुझे भी नजर आएंगे, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे ना भाई। 10 रुपीज से हम स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव 5 रुपीज, यू हैव 5 रुपीज, is it okay? Then I said that I will give you 5 rupees, then you will give me 5 rupees, we will collect them, then after collection we will see that they are 10 rupees, they are 10 rupees, in your side they are looking 10 rupees, in my side they are looking 10 rupees, so we are stable, we are stable। भाई हमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 एटम चाहिए, 10 रुपए चाहिए, आपकी साइड से भी 10 नजर आ रहे हैं, मेरी साइड से भी 10, आपने 5 रुपए दिए, मैंने भी इधर से दिए, तो आप देखेंगे आपको भी 10 नजर आएंगे, मुझे भी 10 नजर आएंगे, तो हम दोनों स्टेबल, भाई 5 आपके 5 मेरे। शेयरिंग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शेयर करना। तो सेम ये भी कोवेलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या तो डुप्लेट पूरा करेंगे या तो ऑक्टेट, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले कार्बन, जी जर्मेनियम, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका सिलिकॉन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन मोस्टली होते हैं जो क्या करते हैं, SN हो गया, PB हो गया, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या करते हैं, अपना म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। खैर कार्बन की मिसाल देते हैं, CH4 एग्जांपल ले रहे हैं, CH4 कार्बन के पास वैलेंस, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन में? गौर से देखें तो 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो मतलब कार्बन का कैसे होगा? 1 2 3 4, मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूं। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये दोनों मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन, यहां से देखो इसको डुप्लेट नजर आ रहा है, इसको क्या नजर आ रहा है? डुप्लेट, इसको क्या नजर आ रहा है? डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसको यहां भी डॉट, इसको क्या नजर आ रहा है? डुप्लेट, इसको क्या नजर आ रहा है? डुप्लेट, ऐसे नजर आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन को डुप्लेट नजर आ रहा है, भाई मेरे डुप्लेट पूरे हैं, कार्बन तूने जो करना है कर ले। कार्बन को कितने नजर आ रहे हैं? चेक करते हैं, कार्बन क्रॉस 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 क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये डॉट, ये हाइड्रोजन के, डॉट से शो कर रहा हूं, इसको कहते हैं डॉट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा यहां से अब कार्बन को कितने नजर आते हैं? अभी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको तो ऑक्टेट नजर आ रहा है। हाइड्रोजन की नजर से देखें उसको डुप्लेट, वो खुश, कार्बन की नजर से देखें वो ऑक्टेट, वो भी खुश, तो दोनों ने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, आई रिपीट शेयर किए हुए हैं, ट्रांसफर नहीं किए हुए, शेयर किए हुए हैं, ट्रांसफर नहीं किए हुए। मैंने अपने 5 रुपए पूरे के पूरे आपको नहीं दे दिए, ना ही आपने मुझे,
बीच में रख दिए, दोनों को दोनों देखते रहेंगे। हाँ माइक काम कर रहा है, ठीक है। अब ये भी कार्बन की नजर से देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की नजर से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों खुश अपनी जिंदगी में। भाई हमें क्या और चाहिए, हमें क्या चाहिए, और हम तो खुश हैं अपनी जिंदगी में। एक और एग्जांपल लेते हैं, रेडी, रेज कर दें इसको। अच्छा रेज कर देते हैं इसको, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और ज्यादा नहीं, एक और। क्लोरीन का 17 पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस शेल इसके देखें 2 8 7 होते हैं। अच्छा कार्बन के अभी बनाए थे 2 4 थे। अगर मैं यहाँ पे बना दूं कार्बन 1 2 3 4, मैं कंपाउंड ले रहा हूं CCl4, तो क्लोरीन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। एटम कितने हैं इसके वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। सॉरी मैं इसको क्रॉस से शो कर रहा हूँ, मैं डॉट से शो करता हूँ, क्योंकि क्रॉस से इसको शो किया हुआ था, एक को क्रॉस से एक को डॉट से शो करना है, क्योंकि सबके पास अलग अलग रुपीज है ना, ठीक है। अब चेक करें, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये हाइड्रोजन इस साइड पे काउंट करूं, इसका ये इस साइड पे काउंट करूं, इसका ये इस साइड पे काउंट करूं, ये इस साइड पे काउंट करूं, चेक करो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। ये क्लोरीन देखेगा हाय 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखेगा ओहो 8, ये 8, ये 8, ऑक्टेट इनका पूरा हो रहा है, इनका ऑक्टेट पूरा। सेम अगर कार्बन देखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर, 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन को भी 8 नजर आ रहे हैं। समझ गई बात। इनको लिखते कैसे हैं, लिखते CH4 को ऐसे, CH ये बांड जो बना हुआ है, ये कौन सा बांड है, ये है कोवेलेंट बांड, शेयरिंग से बना हुआ है। CCl4 CCl और Cl, ये इस तरह होगा। ये कौन सा बांड बना हुआ है, कोवेलेंट बांड बना हुआ है, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल मींस ईच अदर। समझ आई बात की। चलो इनकी टाइप्स की बात करते हैं, बात करते हैं इनके टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा टाइप्स में अगर कोई भी कोवेलेंट बांड हो, जैसे मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, H2 के एग्जांपल हूँ, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, H और H। यहाँ इस हाइड्रोजन को देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। अच्छा अब इस हाइड्रोजन को देखो, इसको कितने नजर आ रहे हैं, इसको भी 2 नजर आ रहे हैं, मीन्स इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, दोनों को डुप्लेट नजर आ रहे हैं, दोनों को डुप्लेट नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का जो बांड बनता है, इस तरह का, इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बांड। सिंगल कोवेलेंट बांड कौन सी होती है, जो 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बने। यहां से आप लिखने लिखा द बांड विच कोवेलेंट बांड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। अब सिंगल कोवेलेंट बांड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द कोवेलेंट बांड, या कहेंगे कि द सिंगल कोवेलेंट बांड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल का वर्ड छोड़ देंगे, सॉरी ये लिखें भी कोई बात नहीं, आप लिखेंगे द सिंगल कोवेलेंट बांड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको सिंगल कोवेलेंट बांड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे डबल कोवेलेंट बांड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बांड। अच्छा इसको मैं इस तरह लिख दूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। अच्छा अगर मैं इसको इस तरह शो करूं, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बांड, अच्छा यहाँ पे डबल कोवेलेंट बांड, अच्छा यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बांड। अच्छा सिंगल
कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। अगर सिंगल की बात करें या 1 का इजाफा कर देंगे। अगर कर रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सेम ट्रिपल की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3, क्या लिखेंगे 3 THR डबल ई 3 इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। समझ आई बात की, समझ आई बात की। अच्छा, वरना सिंपल क्या लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। बात करते हैं एग्जांपल की। हाइड्रोजन के एग्जांपल मैंने की H2, ये बन गया HH। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं ऑक्सीजन देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में इसका 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अच्छा, ये हमारे पास O2 हो तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये O 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको डॉट से शो करूं, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। आहा, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या करेगा, ये इसको पकड़ के देखो कितने नजर आ रहे हैं इस ऑक्सीजन को, और इसको पकड़ के देखो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको पकड़ के देखो तो इसको कितने नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि ये दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, इनका क्या पूरा हो रहा है, चेक करें, चेक करें क्या पूरा हो रहा है। इसके पास 6 ऑलरेडी थे, 2 वहां से ले लिए, 6 ऑलरेडी थे ना, 2 शेयर कर रहा है तो 8 हो गए, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो इसको ओ डबल बॉन्ड ओ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है बात। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में अगर नाइट्रोजन लिखता हूं, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सेम अगर मैं N2 कहूं कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड लिखे हैं, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे, जरा डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 ये इस तरह इधर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड। तो अब देखें 3 3 6, ये हो जाएंगे 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे। इस साइड से देखेंगे इसको नजर आएंगे, इस साइड से देखेंगे इस नाइट्रोजन को नजर आएंगे, 6 के 6 पूरे। अगर आप इसको क्रॉस से शुरू करना चाहें, इसको भी क्रॉस से कर दें, बस इसको डॉट से, इसको क्रॉस से। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अच्छा, इतना तो समझ आ रहा है, डबल ट्रिपल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे सर भाई हम इनको पहचानेंगे कैसे सर। आपने जैसे बताया आयोनिक बॉन्ड की पहचान होती है मेटल प्लस नॉन मेटल, हमें पता चल जाएगा ये आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का सिंपल आप लिखेंगे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं क्लोरीन Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड, जैसे मैं लगा दूं Br2 ब्रोमीन, ब्रोमीन का बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड। अच्छा, जैसे मैं लगा दूं O2, O डबल बॉन्ड हो, जैसे मैं लगा दूं N2 ट्रिपल बॉन्ड। अब ये है आपकी टाइप, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मुझे डिटरमाइन कराइएगा कि ये जो है ना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल। वैसे आपको पता चल जाएगा एग्जांपल से। CH3 एक ये, दूसरा CH2। अच्छा, तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड, C इधर H इधर H। कुछ इनमें से सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फर्क बताएं। समझ आता है कौन सा डबल है, कौन सा सिंगल है, कौन सा ट्रिपल है। हाँ, आप तो आसानी से बता देंगे, बॉन्ड नजर आ रहे हैं।
है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। निशानी इसकी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं, ये नॉन मेटल्स को लगा रखा है, इनके अंदर डिटेल में गए जब तो पता चला सर बात तो कुछ और है। HCl को देखा जब, ये आता था कोवलेंट बॉन्ड में इस तरह बना हुआ था। HBr की तरफ जब गए वो भी कोवलेंट बॉन्ड था। CH4 की जानिब जब गए वो भी कोवलेंट बॉन्ड था, इवन के हाइड्रोजन नॉन मेटल नहीं थे। CCl4 वो चलो Cl4 था, कार्बन नॉन मेटल है CCl4, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड था। रीजन इसकी क्या बनी, प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको सिखाया था तरीका पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड का, याद आ रहा है, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड का। नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं मैट्रिक के लिए मैंने बताया था, नॉन पोलर वो होते हैं जो सेम एटम्स में मतलब नजर आए, जैसे Cl2 लगाया, जैसे O2 लगाया, जैसे N2 लगाया, मैंने ऐसे नॉन पोलर के लिए बताया था। उसके बाद उससे इजाफा चले गए भी हम नॉन पोलर का बताया कि जिसमें आपको ये अलग अलग नजर आए, सेम एटम्स ना हो, वो नॉन पोलर होंगे, ऐसे बताया था ना। ये अगर आप वो वीडियो देख के आए ये बताएं मुझे पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये बताएं पोलर है कि नॉन पोलर। प्रीवियस वीडियो देख के आए तो आपको आता है नॉन पोलर। अच्छा, अगर बच्चों आपको इस तरह से नजर आ जाए कि कुछ आपको पार्शियली नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव नजर आए, पार्शियल पॉजिटिव, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा लेकिन कोशिश कर रहा है खींच लूं, कोशिश क्या कर रहा है खींच लूं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर पैदा होता है, आयोनिक करैक्टर पैदा होता है। जरूरी नहीं है कि 100% आयोनिक हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला कोवेलेंट, लेकिन इसके अंदर आयोनिक करैक्टर भी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि व्हाई HCl, HBr, HF है, HCl, HBr are covalent bond but they are showing ionic character, so tell us it is ionic bond or covalent bond। आपसे पूछे HF या HCl, HBr आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आप कहेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये है कौन से, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मेरा प्रीवियस डाइपोल मोमेंट वाला जो ये है लेसन है पूरा पोलर नॉन पोलर पे है, डाइपोल मोमेंट है भी वही पोलर नॉन पोलर, उसको देख के आए डाइपोल मोमेंट को, तब आपको पता चलेगा। या हर वीडियो में आपको पोलर नॉन पोलर बताता हूँ तो लेक्चर तो भी हो, ठीक है। आयोनिक करैक्टर क्यों होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे अट्रैक्ट टू, दे वांट इलेक्ट्रॉन, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, so it create partial negative charge on itself and partial positive charge on another atom। वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता है ऐसे जोर से, जोर लगा के हैया, तो क्या होता है इस पे, क्या होता है जो जोर लगा रहता है खींच रहा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पावर ज्यादा ना, नेगेटिव आ गया, और बेचारा दूसरे पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आयोनिक करैक्टर पैदा होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एक ही वर्डिंग में पूछें तो आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अगर पूछें कि बोथ ऑफ देम, तो आप बोथ ऑफ देम लगा सकते हैं। किसी टीचर ने रीजन पूछी हो या क्रॉस लगा दिया हो, भाई ये तो कोवेलेंट बॉन्ड थे, आपने आयोनिक और कोवेलेंट बोथ क्यों लगाया, तब आप रीजन दे सकते हैं, ड्यू टू सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन attract the electrons from hydrogen, wants to attract, so it creates partial negative charge and partial positive charge. It means it has characteristics of ionic bond, so they are also called ionic and also called covalent bond। ionic bond नहीं बन सकते, ionic character आ रहा है, ionic bond तब बनेगा जब complete sharing of electron होगी। definition पे ध्यान दें, definition पे ध्यान दें, complete transfer of electron या फिर शेयरिंग में आ जाए तो मोस्टली आपसे सिंपल कोई टीचर ऐसे कह देते हैं कि भाई ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये तो शेयरिंग ही नहीं हो रही, कंप्लीट शेयरिंग नहीं है, तो ये आयोनिक बॉन्ड कैसे हो गया। मैंने ये नहीं कहा आयोनिक बॉन्ड, आई सेड आयोनिक करैक्टर, आयोनिक करैक्टर, आयोनिक करैक्टर है इसमें।
अब इसमें ये कह सकते हैं कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड है, कितने परसेंट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जितने भी उनमें कवर करेंगे। लेकिन ये आयनिक करैक्टर शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट। करैक्टरिस्टिक्स इसमें कौन कौन सी आ रही है, आयनिक की भी आ रही है। क्लियर है बात। पोलर नॉन पोलर की प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा। इसकी पहचान कौन सी है, नॉन मेटल नॉन मेटल। पोलर नॉन पोलर में भी डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं लेकिन कुछ में आयनिक करैक्टर होता है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करैक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे विच आर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रिपीट, ये स्ट्रांग लिख तो रहा हूं, आयोनिक बॉन्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई बात की, समझ आई बात की। अच्छा, दे आर बैड कंडक्टर of heat, bad conductor of heat, bad conductor of heat due to force of attraction। अच्छा, थर्ड पार्ट शेप इनकी कैसी होती है, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। वैसे ये सॉलिड भी होते हैं, कई वर्ड यूज होता है लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड भी यूज कर लेते हैं। सेमी सॉलिड वो कहते हैं, दे आर सेमी सॉलिड। जैसे HCl को ले लें, दे आर सेमी सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा आप सेमी सॉलिड लगा दें। सेमी सॉलिड का मतलब ये सॉलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा बहुत सॉलिड है, थोड़ा बहुत लिक्विड में आता है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, समझ आई बात की, इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज क्लियर है। अच्छा, सेम उसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज ले लें। अगर आयनिक बॉन्ड की उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होते हैं। देन आयोनिक बॉन्ड, ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वीक होते हैं देन आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है। उनके आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के थोड़े वीक होते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है। प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर, सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर एग्जांपल्स के साथ। चलो जी, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, मैंने पहले ही कहा था चारों टॉपिक कवर करना आसान नहीं है, लेकिन बच्चों के पेपर थे, एग्जाम से तो कवर करने थे, कवर करने थे। अब बच्चे देखे ना देखे उनकी अपनी मर्जी है, हम तो भाई आपके लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं। ऑलवेज वेलकम, वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। जिसको शौक होगा वो पढ़ेगा, जो मेरी तरह पागल बच्चा होगा वो तो पढ़ेगा, और जो स्कूल से मजे लेना चाहेगा वो तो ओहो भूल गया, ईद गुजारेगा। ओहो पेपर सर पे, ईद आ गई, अब पेपर गुजारें कि ईद, जो भी करो आपको पता। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, स्लैश लगा दिया, वैसे डैश लगाना नहीं चाहिए था। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, मोस्टली बुक्स में ऐसा लिखता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दो स्पीशीज होती हैं, पहली होती है एक्सेप्टर या डोनर, डोनर लगा दूं मैं, डोनर। दूसरी होती है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर या इलेक्ट्रॉन कह दें, इलेक्ट्रॉन का पेयर कह दें, डोनेट करे, डोनेट करे, उसको क्या कहते हैं, डोनर। क्या करे, डोनेट करे। स्पीशीज या एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे, उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। किस चीज को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। और बॉन्ड कैसा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by donating and accepting, donating and accepting of इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट या एक्सेप्ट करने से क्या बनते हैं,
आपके बनते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन मेरा ये है कि आयोनिक बॉन्ड भी आपके कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, कोऑर्डिनेट भी डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? फर्क ये है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बल्कि उसमें क्या था आयोनिक में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता फिर दूसरा निकलता, वो डिफरेंट चीजों को दे रहे थे। यहाँ पे एक ही बार पेयर निकल के फुर ठाकुर तो गियो। इमेजिनरी पार्ट होते हैं ये, कौन से होते हैं? इमेजिनरी। वैसे इमेजिनरी ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे होता नहीं, वो कहते हैं ऐसे होता तो फुली फील्ड होते। एग्जांपल लेते हैं इनकी, ये क्लियर है एक्सेप्टेबल डोनर और इनकी डेफिनेशन। अच्छा इनके एग्जांपल लेते हैं जरा, मैं लेता हूं H3O पॉजिटिव के साथ 2 स्पीशीज H3O पॉजिटिव, दूसरी लेता हूं मैं, ये पहली ये दूसरी लेता हूं मैं NH4 पॉजिटिव ले लेता हूं, NH4 पॉजिटिव। ये मोस्टली मशहूर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट फेमस एग्जांपल इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब चेक करें H3O की ऑक्सीजन को देखें पहले, ये बॉन्ड इस तरह बना होता है, ये बॉन्ड इस तरह बना होता है। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले इसी वीडियो में ही बताया। इसका 1 होता है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, ये क्रॉस, ठीक है। ये यहां से देखें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन को यहां से देखें, इसका डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन ये यहां से देखेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ये वाला, इसको भी पूरा नजर आ रहा है। ओहो ये भी पूरे का पूरा डुप्लेट। क्लियर है? अब ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस साइड पे भी इसको ऑक्टेट नजर आ रहा है, इस साइड पे भी ऑक्सीजन को ऑक्टेट नजर आ रहा है। अब कहीं से हाइड्रोजन ये वाला H, किसी ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे ले लिया तो ये बन गया क्या? H के पास, बेचारे के पास वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो H पॉजिटिव बन के 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी चीज ने भी ले लिया, कोई भी थी ले लिया, फुल हो गया। H पॉजिटिव बेचारा मुंह बना के वाटर के पास आया, H पॉजिटिव बेचारा मुंह बना के H2O के पास आया, भाई मुझे क्या करो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल से पिट के आ जाता है, ठीक है, तो क्या करता है वो घर आके तमाशा हल्ला गुल्ला मचा होता है, मेरे साथ चलो उसको पीटना है, मेरे साथ चलो। जब तक अब गिला देने बाबा नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, तो वो तो गले पड़ा रहेगा। या तो हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, क्या करते हैं बच्चे आते हैं सारा नहीं बैग फुर करके भूख से निहाल, उनके टिफिन कोई और खा गया स्कूल में, मम्मा खाना दे भूख लगी है, ऐसे। अब खाना ऐसे, यहाँ से सेम इसकी स्टोरी यही है। हाइड्रोजन गया था स्कूल, स्कूल में उससे क्या किया, उससे उसका टिफिन चुरा लिया गया, बेचारा पेट से खाली हो गया, खाली हो गया तो वो आया घर हाइड्रोजन के पास, H2O वाटर के पास, उसको रास्ते में वाटर मिला, उसको कहता है मेरे को खाना दो, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए, भैया मैं अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेगा पूरा? ऑक्सीजन सोचता है भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं हूं तो स्टेबल, मजबूरी में तरस खाकर, उस पे तरस खाकर क्या करेगा, कहेगा जा जा में मिन्नत का फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिए क्या याद करोगे। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसको शो कैसे करते हैं? एरो से, एरो से। ओवरऑल इसको कहते हैं H3O, ये ब्रैकेट में लगा के पॉजिटिव, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव निशान होगा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऐसे भी लगाते हैं किसी स्पीशीज पे, ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है, ओवरऑल बुक्स में ऐसे लिखा होता है। समझ आई बात की? हुआ क्या, आप नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन देगा बेचारा ऑक्सीजन खुद गरीब हो जाएगा। ये इसलिए पूरा कर लिखते हैं ताकि कोई और बंदा आए इससे ले जाए हाइड्रोजन, गले पड़ गया ऑक्सीजन के, तो ये रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मोस्टली यहाँ से लीव कर जाते हैं हाइड्रोजन जल्दी। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे डोनर स्पीशीज कौन सी, एक्सेप्टर कौन सी है? ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही है, ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रही है। समझ आई बात इसकी?
सेम स्टोरी फॉर NH4 पॉजिटिव, सेम स्टोरी फॉर NH4 पॉजिटिव। एन यहाँ पे H मैं इस तरह शो करवा देता हूँ, H यहाँ पे इसके दो लोन पेयर बचे हुए हैं, दो लोन पेयर बचे हुए, तो ये क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे स्कूल गया था, स्कूल जाने के बाद इस बेचारे से किसी ने क्या किया, पॉजिटिव यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, टिफन इसका चुरा लिया। अब तो बेचारा हाइड्रोजन कंगाल हो गया, भूख से मारा मारा आएगा, रास्ते में इसको मिलेगा इसका NH3, कोई भी मिल सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो। आई रिपीट, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन के पेयर वाली, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हों, उन्हीं के पास जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको वाटर के साथ ऑक्सीजन से जाके मिलाया हाइड्रोजन को, अब ये किसके पास आएगा, H पॉजिटिव, मुंह बना के आया N के पास, इसको कहेगा मेरे को दे, तो नाइट्रोजन तरस खा के इसको दे देगा, तरस खा के। वैसे शो करते हैं किस तरह, शो करते हैं इस तरह। इस तरह होने के बाद फिर जो बांड बनता है वो किस तरह होता है, NH H H, ये इस तरह H और ओवरऑल लगा देते हैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पॉजिटिव। ये कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड शो करने की तरीका है, शो करने का तरीका इस तरह है कि इसको पहले इस एरो से शो करो, फिर स्ट्रेट एरो से। यहाँ पे लोन पेयर भी लिखे जाते हैं, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, ना लिखे बेहतरीन वही है। यहाँ पे शो हो रहा है भाई, इसने इसको दे दिया। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे भी। अगर नाइट्रोजन दे देगा तो उस पे, क्योंकि हाइड्रोजन के पूरे हो जाएंगे, वो कंगाल हो जाएगा नाइट्रोजन। समझ आई बात की? कोई और एग्जांपल जो आपके ध्यान में हो? इसमें एक्सेप्टर कौन था, डोनर कौन था? डोनर था NH3, एक्सेप्टर था H पॉजिटिव। कोई और एग्जांपल? हाँ, सच्चे किसी क्लास में पढ़ी हो, सच्चे 9th क्लास में पढ़ी थी एक एग्जांपल, याद आ रही है? 9th क्लास के 10th क्लास में, जिसमें आपका NH3 होता है, क्या करता है, NH3 लोन पेयर ये बेचारा दे देता है BF3 को, BF3 के स्ट्रक्चर में ऐसे बना रहा हूं। खैर, इसमें B को देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास, नाइट्रोजन के पास 8, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन चाहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये है तो न्यूट्रल, कोई पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको फिर भी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन इस पे तरस खा के इसको दे देगा, जा ओए ले जा। कानून जाके फरियाद करेगा, लो हमने तूने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या याद करेगा, तो बन जाता है N। हाँ, इतना गंदा N कौन बनाता है, NH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके BF3 को देगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पॉजिटिव। समझ आई बात की? क्लियर है? पॉजिटिव किसके सेंट्रल एटम पे होता है, कोई आपसे पूछे पॉजिटिव किसके ऊपर होता है, सेंट्रल एटम के पास। बात क्लियर हुई? समझ आ गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड which are formed by accepting or doing of electron donating। समझ आई बात की? क्लियर है? चलो जी, अब लास्ट वाला बचता है कौन सा, मेटालिक बॉन्ड। वीडियो बहुत लेंथी हो गई, मैं चेक कर लूं कितने मिनट की हो गई। 1 घंटा 8 मिनट की। चलो वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड होते ही है मोस्टली। इसके एग्जांपल में डेफिनेशन लिखने से पहले इसके एग्जांपल भी लिख दूं, एल्यूमिनियम और इसके अलावा आयरन, Fe, कोई भी हो सकती है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ETC। अब मेटालिक बॉन्ड होता क्या, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन मेटल्स के अंदर बॉन्ड अगर निकल आए, होता कैसे मेटल्स के अंदर बॉन्ड, भाई उनके अंदर खुद ब खुद कैसे पैदा हो जाता है, होता यह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, चेक करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन। आपके पास मेटल है, मैं कहता हूँ आपके पास मैग्नीशियम या जिंक या कोई भी मेटल है। लेट्स सपोज यू हैव अ मेटल,
पहले अभी बहुत सारी मैं मैग्नीशियम कहता हूँ। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। Mg पॉजिटिव 2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, ऐसे खुशी से लूज कर लिया भाई। क्या देखें गौर से, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इनके वैलेंस शेल ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, जितने ज्यादा वैलेंस शेल, ये तो मैंने बना दिया मैग्नीशियम के। अब आपको पता कितने होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे जितना, उतना आजाद होते जाएंगे। लेट्स सपोज कुछ बंदे घर में, आप एक वालिद साहब होते हैं, उनके बच्चे घर में रहते हैं, घर में है। लेट्स सपोज ये है आपका पॉजिटिव चार्ज वालिद साहब, इस पूरे शेल का। जो घर के अंदर रह रहा है वो सुकून में है। जैसे ही बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बच्चे घर से दूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो बचाओ ये बताओ, जो घर से दूर बच्चे होते हैं वो आजाद होते हैं कि बाउंड होते हैं? वो आजाद होते हैं कि बाउंड होते हैं? जो घर से दूर होते हैं बच्चे, वो आजाद ही होते हैं। जब दिल चाह होटल में चले गए, जब दिल चाह कहीं चले गए, जब दिल चाह यूनिवर्सिटी चले गए, जब दिल चाह नहीं चले गए, ऐसे ना। तो इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये निकल इसलिए गया मैग्नीशियम से फुर हो गया, Mg को पॉजिटिव 2 बना गए, क्योंकि लास्ट में पड़े थे 2 इलेक्ट्रॉन कोई उठा के ले गया। घर से बाहर निकलोगे, आजाद घूमोगे, लोफर गर्दी करोगे, तो ऐसे ही होगा, कोई चुक ले जाएगा तनु। अच्छा फिर क्या होगा? अब होता यह है कि लेट्स सपोज मैं इस तरह बना दूं, उधर यहाँ पे पॉजिटिव कोई आपका मेटल बॉन्ड पड़ा है, यहाँ पॉजिटिव मेटल पड़ा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूँ समंदर बन गया इलेक्ट्रॉन का। क्या बन गया? समंदर, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, किसी भी मेटल के पड़े हैं, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं पॉजिटिव, कोई भी उठा के इनको लेके जा सकता है, तो आजाद फिर रहे हैं भाई। नहीं पता ये किस पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे, नहीं पता किसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जो भी आएगा इनको लेके चला जाएगा। भाई आप ये बताएं, जो बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं या घर से दूर चले जाते हैं, लॉफर गर्दी करते हैं, तो ना ही यूनिवर्सिटी जाएं तो मर्जी से बंक कर जाएं, आजाद घूमें, जब चाहे होटल पे चले जाएं, जब चाहे मोबाइल चलाएं, कोई फोन करे तो घर वाले हाँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, ओ बढ़िया मस्त है, पैसे जरूरत है भेज दो। ऐसे कैसे? ये आजादी, आजादी है तो कोई भी आके लेके चला जाए, भाई आप इतने आजाद हो क्या? ये होता है मोस्टली मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर होता है मोस्टली। लॉफर हमेशा वो करते हैं मेटल्स, मेटल्स के अंदर ये सब होता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, कोई भी आता है लेके चला जाता है, जिस वजह से बॉन्ड बनता है उनको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन मेटल्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन में लिखते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन मेटल्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बेहतर है कि आप लिखते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन मेटल्स ड्यू टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो आजादाना घूमते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो आजाद होते हैं। उन्हीं की वजह से जो बांड कोई भी आके लेके चला गया, बांड उनसे बना के लेके चला गया, तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? मेटेलिक बांड, मेटल से बनने वाला बांड। क्लियर है बात? उनके एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सारे के सारे, सोडियम, लिथियम, ये सारे होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेटेलिक बांड का चैप्टर खत्म हुआ, ये पूरी की पूरी बात खत्म हुई। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो का खुलासा। आपने पहचान कैसे करनी है, आयोनिक बांड है कि नहीं है, आयोनिक हो या कोवेलेंट हो, कोवेलेंट बांड हो या कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट हो, या फिर कौन सा हो, कोऑर्डिनेट को, या फिर मेटेलिक हो, मेटेलिक। अब इनकी पहचान मैं बांड कॉमन ले लेता हूँ, फिर कहेंगे सर खाली लिख लिया। आयोनिक बांड, कोवेलेंट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, मेटेलिक बांड। आयोनिक बांड की पहचान क्या है? मेटल प्लस नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अपन पता हो जाना चाहिए आयोनिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड की कौन सी है? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आपको पता हो जाना चाहिए कौन सी है, कोवेलेंट है। इनकी मैंने आपको मजीद बताया पोलर नॉन पोलर, वो भी चेक करके आएंगे। पोलर कौन सी है, नॉन पोलर कौन सी है, क्या वो आयोनिक है कि कोवेलेंट है?
जो पोलर नॉन पोलर में है वो करैक्टर शो करते हैं आयनिक का, बट होती कोवेलेंट बॉन्ड में है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्सेप्टिंग एंड डोनेट से आता है, एक्सेप्ट प्लस डोनेट। डोनेट का क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन का पेयर नजर आए, जैसे वो ऑक्सीजन में नजर आता है, जैसे वो सल्फर में नजर आता है, जैसे वो नाइट्रोजन में नजर आता है, इस तरह के अगर आपको नजर आए, इस तरह के एक्सेप्ट और डोनेट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सेप्ट और डोनेट करने से पैदा होते हैं, समझ आई? उनको शो कैसे करते हैं? उनको शो एक एरो से करते हैं। क्लियर है बात? कंप्लीट एरो। ओहो, इतना गंदी एरो कौन बनाता है? ये लो, फिर भी गंदी है सर। अच्छा चलो, ये लो, इस एरो से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, शो करते हैं। मेटालिक बॉन्ड कौन से? जो जस्ट मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, जो फ्रीली मूव करते हैं, जो वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। ये जस्ट मेटल, मेटल में कौन सी आती है आपको? जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लिथियम है। लेफ्ट साइड पे जितनी आपकी मेटल पाई जाती हैं, राइट साइड पे क्या पाई जाती हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल, समझ आई बात की? समझ आई बात की? जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं, ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1 वो सारे का मोस्टली हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल्स होते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है भाई, हाइड्रोजन क्यों किसी के गले पड़े। उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप 6 की बात करो, सस्सी तेरा पन्नू और सस्सी तेरा पन्नू, यहाँ पे ये सारे के सारे आपको कौन से नजर आएंगे? लोन पेयर वाले। क्लियर है बात? इस तरह नाइट्रोजन का क्या लोन पेयर है, उसमें भी नापास, एनपीएस, नापास, सब बकवास, एस बी लगा देते हैं, ठीक है? नापास, सब बकवास, ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स जितने भी होते हैं। खैर, ये तो इनकी बात कर रहा हूँ मेटल्स की। ये मेटल्स नहीं तो ये बताने के लिए बता रहा था, मेटल्स नहीं है वो लोन पेयर अगर नजर आए, जहां पे उनको मेटल, जहां पे आपको नजर आए लेफ्ट साइड, किसके लेफ्ट साइड? पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे मोस्टली आपको मेटल्स नजर आएंगे, राइट साइड पे नॉन मेटल्स। क्लियर है? ग्रुप 7 की बात करें अगर, वो सारी नॉन मेटल्स होंगी, वो राइट साइड पे होते हैं। ग्रुप 1 की बात करें, हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ग्रुप 2 को देख लें, इस तरह मैग्नीशियम पड़ा रहता है, मैग्नीशियम, समझ आई? मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। इस तरह के मेटल्स को मेटालिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्टेंस डोनेशन से, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल नॉन मेटल से, आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल से। यहाँ पे लेक्चर खत्म। आपने बहुत देख लिया, थके हुए होंगे क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस जो कर ली ना मेरे शहजादों ने। चलो जी, वैसे अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन पेपर बच्चों के करीब है और ईद भी नजदीक है, तो इस वजह से पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी। अब आपके 3 लेक्चर रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं? वीबीटी, एमओटी और वेस्पर थ्योरी। वो कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेबस आई थिंक मिड वाला कवर हो जाएगा, ठीक है? मोस्टली बच्चे जो मुझे यूनिवर्सिटी वाले फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। चलो पढ़ाई करते रहो, अल्लाह हाफिज।